चलो भाई स्टार्ट करें। चलो ध्यान दो, शुरू कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना चैप्टर चल रहा था डिविडेंड डिसीजंस को लेके। अब स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में थियोरेटिकली भी कुछ बातें की और प्रैक्टिकली भी समझा उसको कि डिविडेंड पॉलिसी के बारे में एग्जैक्टली कंपनीज किस तरीके से सोचती है। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर आपको बांटना है शेयर होल्डर्स के साथ, आप बांट सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। बाकी का जो अमाउंट हम रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम पे होल्ड करते हैं। कंपनीज की स्ट्रैटेजी जनरली ये रहती है कि अगर ग्रोथ की जरूरत है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप पैसा हाथ में रखो, डिविडेंड मत बांटो। अगर आपको लगता है कि स्टेबल कंपनी, अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, तो आइडियली प्रॉफिट के ऊपर मैनेजमेंट का राइट नहीं है, वो तो इन्वेस्टर्स का राइट है, तो वो पास ऑन कर देना चाहिए। और कंपनीज करती भी है। अपन ने वो यील्ड वाला पॉइंट भी देखा, IRFC देख रहे थे, IOCL देख रहे थे, रिलायंस देखा, MRF देखा। तो जो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कंपनीज है वो लोग यूजुअली इतना यील्ड नहीं देती, लेकिन इंडियन ऑयल जैसी कंपनी एवरेज 9.5% का यील्ड दे रही है, विच इज़ बेटर देन FD रिटर्न्स। तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट्स को रीयूटिलाइज करने की नीड नहीं है, तो पैसा शेयर होल्डर्स में बांट दिया कि भाई असली मालिक आप हो, आपकी फंडिंग से कंपनी चल रही है, पैसे ले जाओ। और इंडियन ऑयल में तो गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टर है ना, सरकारी कंपनी है, तो ये जो डिविडेंड बढ़ता है सरकार को नहीं मिलता होगा, मिलता है ना। तो ये जो अमाउंट है ना, अभी लास्ट ईयर में नंबर एग्जैक्टली भूल गया, 11,000 करोड़ था क्या 1 लाख करोड़ समथिंग था, इतना टोटल डिविडेंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाया एक साल में अपनी कंपनीज से। LIC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हाँ SBI, ONGC, हाँ कुछ था अमाउंट, 1 लाख करोड़ के ऊपर ही था जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक जीरो इधर उधर माइंड में है, बट एग्जैक्ट अमाउंट देखना पड़ेगा। तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का डिविडेंड अगर सरकार को मिल रहा है पूरे साल का, सो दैट इज अ बिग नंबर। तो आपको भी मिल रहा है तो उनको भी मिलेगा, वैसी बात है। तो ये सब चीज़ें होती। अब आगे जो टॉपिक हमें देखना है वो है थियरी ऑफ इररेलेवेंस वर्सेस थियरी ऑफ रेलेवेंस। इसमें मैंने आपको ये बोला कि एक अप्रोच ऐसी है जहाँ पे दो लोग हैं, मोदी, गिलियानी और मिलर। इनकी थियरी ये बोलती है कि डिविडेंड कितना पे आउट करते हैं उससे कंपनी की वैल्यूएशन पे कोई असर नहीं होता। आप डिविडेंड कम दो या ज़्यादा दो, कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस हो जाता है। मतलब डिविडेंड देने से कुछ होगा तो उसके सामने उसका काउंटर इफेक्ट भी आएगा, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द कंपनी सेम रहती है। ये इन दोनों का अप्रोच है, जिसको बोलते हैं इररेलेवेंस की थियरी। वो बोलते हैं डिविडेंड इज कंप्लीटली इररेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ये इनका आइडिया है, वही हमें देखना है। बाकी रेलेवेंस की थियरी भी दो लोगों ने दी है, एक वॉल्टर का मॉडल अलग है, गॉर्डन का मॉडल अलग है, इसके ऊपर भी बात होगी। पहला टारगेट अपना जो है वो अप्रोच है, दैट इज थियरी ऑफ इररेलेवेंस। अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस पे नहीं जा रहा हूँ, वो लास्ट में बात करेंगे। फॉर्मूला तो एक कंक्लूजन है, पहले कंसेप्ट समझना है कि एग्जैक्टली ये लोग बोल क्या रहे हैं। तो देखो, कोई भी ऐसी थियरी होती है ना, ऐसे कंसेप्ट होते हैं, इट इज नेवर कंप्लीटली रियलिस्टिक, कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशंस होते हैं। बिकॉज हर फॉर्मूला या हर थियरी या कंसेप्ट एक आइडियल सिचुएशन में ही वर्क करता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, सारे फैक्टर एक साथ आ जाते हैं, और वो चीज़ को हम कभी भी यहाँ पे फॉर्मूला में एक साथ सब कुछ कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी थियरी दे रहे हो या कोई मॉडल ड्राफ्ट कर रहे हो, यू हैव टू टेक सम और द अदर अजम्पशन कि या तो ऐसा होगा या तो वैसा होगा। एक अजम्पशन तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आप सोचोगे कि हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर ले या कोई मॉडल ड्राफ्ट कर ले, वो कभी नहीं होने वाला। तो ऐसे जितने भी हम मॉडल्स पढ़ते हैं कि इसमें ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, हमेशा उसमें मेंशन किया होता है कि हमने इस अजम्पशन के बेसिस पे डिराइव किया। अच्छा, अजम्पशंस लेते टाइम कोशिश की जाती है कि जितने रियलिस्टिक हो उतना अच्छा है, बट गारंटी देना मुश्किल है। और अजम्पशंस उसी डायरेक्शन में लिए जाते हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगे। फिर ऐसा नहीं कि जो चीज़ रियलिटी में होती है उसका उल्टा अज्यूम किया, तो फिर क्या आप सॉल्यूशन लेके आओगे? तो आपका बनाया हुआ मॉडल सही से वर्क करेगा ही नहीं करेगा। और ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं जो चीज़ डिफाइन करूँ वो वर्क ही ना करे प्रैक्टिस में। तो कोशिश ये की जाती है कि रियलिस्टिक चीज़ों पे चले, बट अजम्पशन के बिना काम नहीं चलता। और वो मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा कैसे हो रहा है। जो मैंने अभी तक समझाया वो इसमें इन्होंने लिखा है, दोनों के नाम लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म दे रखा है, मोदी गिलियानी, फ्रैंको मोदी गिलियानी, मेस्टन मिलर। 1961 में इन्होंने ये अप्रोच जो है सबके सामने रखी, और आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं या इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वैसा है। हाइपोथेसिस वर्ड यूज किया जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि एक आइडियल सिचुएशन में बनाई गई कोई मॉडल है या फिर कोई फॉर्मूला है, वैसा आप बोल सकते हो। तो हाइपोथेसिस मीन्स एक सेटअप किया गया है, हमने एक कुछ सैंपल्स लिए, कुछ नंबर्स रखे और उसके बेसिस पे कुछ आउटकम निकाला, कंक्लूजन निकाला, वैसा है। तो क्या अजम्पशंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, पहले आप वो समझ लो। MM मॉडल में उन्होंने बोला, पहला अजम्पशन ये है कि जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट है। अभी परफेक्ट मार्केट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है सबके पास। मतलब कौन सी कंपनी ने कब कितना डिविडेंड दिया, क्या है, डेटा सबके पास अवेलेबल है। ये अजम्पशन फिर भी रियलिस्टिक लगता है कि आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी की वेबसाइट पे चले जाओ, कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो अपने देख भी लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको कभी गो थ्रू करना है तो आप देख सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल, ये इन्होंने अजम्पशन लिया। ट्रांजैक्शन एंड फ्लोटेशन कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अब ये अजम्पशन थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। उनको मालूम है कि एग्जिस्ट करता है, बट दे आर सेइंग कि अगर हम ये चीज कंसिडर करने जाएंगे ना तो फॉर्मूला बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम आइडियल सिचुएशन में कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, बट अगर उसको कंसिडर करने जाएंगे, ऐसे 10 फैक्टर लेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हम कुछ कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा इग्नोर करना जरूरी है। थोड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, ये इनका अजम्पशन है। फिर बोला नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, ये एक अजम्पशन लिया इन्होंने, फेयर इनफ बोल सकते हैं। एक अकेला इन्वेस्टर इतना ताकत नहीं रखता है कि एक शेयर की मार्केट प्राइस कंट्रोल कर लेगा, ये इनका अजम्पशन है। और ये बात ठीक भी है। अब ये डिपेंड करता है, किसी कंपनी में अगर एक अकेले इंसान के पास 80-90% का स्टेक होगा तो वो अकेला कुछ भी कर सकता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता भी कहाँ है। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें एक इंडिविजुअल पूरी कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे कर दे, बहुत रेयर होता है। तो ये इनका अजम्पशन थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है, वो ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, अब ये तो पूरा डिबेटेबल है। ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इन्वेस्टर समझदार होता है, अब 100% नहीं बोल सकते ना, तो ये तो उनका बोलते ना पॉजिटिव वे में अजम्पशन है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं। नहीं तो उल्टा ही होता है, इन्वेस्टर को कुछ समझ में नहीं आती क्या करना है स्टॉक मार्केट में। वैसे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है ही नहीं, सब प्लेयर है, आते हैं गैम्बलिंग करते हैं चले जाते हैं। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता है, ऐसे लोग बहुत कम है। बट बोलते हैं रियल वेल्थ इन्वेस्टमेंट में बनती है। ट्रेडिंग में तो क्या है, वो जुआ खेल रहे हैं ना, कभी जीत रहे हैं कभी हार रहे हैं, मजा बहुत आ रहा है, लेकिन एट द एंड एवरेज करके देखते हैं ना 10 साल के बाद, तो लगता है जो इन्वेस्टर है उसने ज्यादा रिटर्न कमाया, क्योंकि आप समटाइम्स यू आर विनिंग समटाइम्स यू आर लूजिंग, एवरेज ऑफ हो रहा है। लेकिन यही जब एक इन्वेस्टर है जो पैसा लगा के छोड़ देता है और 2-4 साल 5 साल होल्ड करता है, तो उसको जो गेन मिलता है लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलता है। तो वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टिंग में होता है, ट्रेडिंग में नहीं होता। ट्रेडिंग में आप मार्जिन कमा सकते हो जिसमें लूजिंग का चांस भी इक्वल है, वैसा है। तो बोला इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव करते हैं। फिर बोला देयर आर आइदर नो टैक्सेस और देयर आर नो डिफरेंसेस इन द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। गलत है ना, टैक्स तो होता ही है। ये बोल रहा है भाई अभी छोड़ो ना, हम कितना कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा इग्नोर मारते हैं। तो बोला टैक्सेशन को इग्नोर कर दो। बोला सब इग्नोर करना चाहते हैं टैक्सेशन को, लेकिन सरकार इग्नोर करने देती नहीं है, बात वो है। तो हम भी इग्नोर ही करेंगे वैसे तो। अब एक और चीज बोली कि अगर चलो है कि भाई टैक्स लगता है, तो फिर डिविडेंड के ऊपर अलग टैक्स और कैपिटल गेन के ऊपर अलग टैक्स, ये और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो हम ये अजम्पशन पे चलेंगे कि या तो टैक्सेशन होता ही नहीं है, चलो पहले तो यही मानेंगे बेस्ट केस। दूसरा, अगर टैक्सेशन होता है तो डिविडेंड का और कैपिटल गेन का टैक्स रेट सेम होता है, एटलीस्ट ये तो अज्यूम कर लो। बोले नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, डिविडेंड पे रेट अलग है, कैपिटल गेन पे अलग है। अब रियल लाइफ में ऐसे ही है, डिविडेंड पे वो रेट लगता है जो आपके स्लैब रेट होते हैं, इनकम के ऊपर लगने वाला जनरल टैक्स, और कैपिटल गेन पे फिक्स टैक्स लगता है 12.5%, 15%, 20%। दोनों के रेट इन प्रैक्टिस अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अजम्पशन ले लो कि दोनों का रेट सेम है। बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट, द फर्म हैज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो कहाँ इन्वेस्ट करती है, कैसे करती है, उसकी फिक्स पॉलिसी है। ये ज्यादा डिबेटेबल नहीं है, इट इज ओके अगर बोला भी है तो। रिस्क और अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, रिस्क डज नॉट एग्जिस्ट, अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अनसर्टेनिटी हर चीज में है ना, तो कोई भी चीज में सर्टेनिटी कैसे हो सकती है, आज क्या है कल क्या हो जाए, यू नेवर नो। तो अनसर्टेनिटी तो हर चीज में। मार्केट खोलो, सुबह 9:15 बजे मार्केट का कलर देखो, हाँ दोपहर को 3 बजे देखो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या सोच के उठे थे, मार्केट खोला खुश हो गए, 2-4 घंटे बाद देखा तो पोर्टफोलियो चेंज हो गया पूरा, है। तो अनसर्टेनिटी तो है ही ना, ऐसी गारंटी थोड़ी ग्रीन में खुला तो ग्रीन ही रहेगा, वैसा है। ठीक है, अभी सूरत में एक बिल्डिंग किसी ने बनाई है, आपने देखा वो सोशल मीडिया में कहीं आया, तो एक बिल्डिंग बनाई है, तो वो उसकी कुछ वो कंपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट का है, कुछ स्टॉक मार्केट का करते हैं वो लोग, तो उन्होंने ना बिल्डिंग में लाइटिंग लगाई है। तो बोले हर रोज ना बिल्डिंग की लाइटिंग चेंज होगी, आजकल वो चलता है ना, बिल्डिंग की बॉर्डर होती है उस पर एलईडी लाइटिंग होती है पूरी। तो बोला रेड या ग्रीन कलर होगा, तो शाम को लाइट जलेगी ना, तो अगर मार्केट आज ग्रीन में बंद हुआ तो बिल्डिंग की लाइट ग्रीन होगी, और मार्केट रेड में बंद हुआ तो रेड होगी। तो वैसे बोले उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, वैसा करके। तो समथिंग अट्रैक्शन के लिए बिल्डिंग जो है वो अच्छी दिखे, तो वैसा उन्होंने कंसेप्ट निकाला। और जो फर्म है उनका ये स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का ही काम है, तो उस तरीके से उन्होंने वैसा किया है। तो कुछ यूनिक आइडिया लगाने की ट्राई की है। अभी तो जैसा मार्केट चल रहा है, बोले ग्रीन वाला बल्ब निकाल दो, रेड वाला स्विच ऑन कर दो, दिन में भी चलने दो, ठीक है, वैसा है। तो मार्केट में कुछ भी होता रहता है। चलो आगे देखें।
अब ये जो हाइपोथेसिस या अजम्पशन, हाइपोथेसिस का मतलब ये आइडियल कंडीशन में हम अजम्पशन लेके कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट्स निकालने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, अब उस पर भी आ जाते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने है, देख के लगता है पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है ये छोड़ो हटाओ इसको, अजम्पशन ले लो कि फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है, शांति हो जाए। बट ऐसे तो चलेगा नहीं। देखो फॉर्मूला में क्या है, अगेन लॉजिक पे जाते हैं अपने, समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, अब जो फॉर्मूला की बात यहाँ पे हो रही है ना, बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की, शेयर का प्राइस निकालने की। अब वैल्यू ऑफ द फर्म बोलो या वैल्यू पर शेयर बोलो, बात कहीं ना कहीं एक ही ट्रैक पे जा रही है। अगर एक शेयर की वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर लिए, तो पूरी कंपनी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो एक पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस है, शेयर प्राइस टुडे, खाली उनके सिंबल्स बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे P0, 0 पॉइंट पे, आज की डेट पे जो शेयर का प्राइस है उसको बोलेंगे P0, ठीक है। फिर शेयर प्राइस आफ्टर 1 ईयर, इसको नाम दे दिया P1। अब डिविडेंड की बात चल रही है, तो डिविडेंड के बारे में भी कुछ होना चाहिए सिंबल। डिविडेंड ऑलरेडी पेड, लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया था या अभी पे किया सपोज, तो उसको बोलेंगे D0। और आफ्टर 1 ईयर वाला जो डिविडेंड होगा उसको बोलेंगे D1। ये सब सिंबल्स यहाँ पे यूज होते हैं। फिर इसमें एक वो भी आएगा, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, बात हो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये सब टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे, फॉर्मूला इसके बेस पे बनेगा तो हम देखेंगे। अब बात हो रही है वैल्यू निकालने की, लिखने ही वाला हूँ मैं। आज की डेट में एक कंपनी का शेयर का प्राइस क्या है, व्हाट इज P0, तो कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें दो चीज़ें हमें देखनी है। हम यहाँ पे वही करने वाले हैं जो हमने कैपिटल बजटिंग में किया था, डिस्काउंटिंग। फ्यूचर कैश फ्लोज को आज की वैल्यू पे लाके देखेंगे तो पता चलेगा वैल्यू क्या है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये टर्म अपन ने कैपिटल बजटिंग में देखा भी था। हम ये देखते हैं, एक बहुत सिंपल तरीका होता है किसी भी चीज़ की आज की कीमत लगाने का तरीका क्या है, कि फ्यूचर में इससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में हम उस चीज़ से क्या कमा सकते हैं, उसके हिसाब से हम आज वैल्यूएशन करते हैं। जैसे एक बॉन्ड वाला सम भी मैंने कराया था, बॉन्ड की वैल्यूएशन, डिबेंचर की वैल्यूएशन कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि जो डिबेंचर है उसकी लाइफ 5 साल है। 5 साल तक वो आपको एवरी ईयर 10-10% ब्याज देगा, और 5 साल के एंड पे ना आपको उसका इतना 1000 रुपये वापस मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर उसकी आज की वैल्यू निकालनी हो तो हम हर साल का रिटर्न देखते हैं, लास्ट में कितना पैसा आएगा वो देखते हैं, उसको डिस्काउंट करते हैं। मैं सम याद कराता हूँ, मे भी आपको ध्यान आ जाए। उसमें हमने ऐसा देखा था कि भाई डिबेंचर है और डिबेंचर आपको इंटरेस्ट दे रहा है 10%, लाइफ है 5 साल की, और उसकी जो फेस वैल्यू है या रिडेम्पशन वैल्यू है वो 1000 रुपये। तो एक सम में ऐसा देखा था हमने कि इस डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करवा ले या रिडीम करवा ले, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, देखो याद आएगा। तो उसमें ऐसा हमने देखा, आपको बताया था कि इसके सामने इतने शेयर मिल जाएंगे, उसकी कुछ वैल्यू इतनी होगी, वैसी कुछ बात हो रही थी। तो हर साल आपको 1000 रुपये पे 10% ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपये मिलते जाएंगे एवरी ईयर, और 5th ईयर में लास्ट में ये 1000 रुपये भी तो वापस मिल जाएंगे, ऐसा कैलकुलेशन था। तो हम ये देख रहे हैं कि एवरी ईयर हम इस डिबेंचर से कितना कमा रहे हैं, भाई इतना कमा रहे हैं, और ये 1100 वापस आ गए। तो देखा जाए तो कितना हो गया, 1500 रुपये हो गए टोटल। अब ये 1500 आज की वैल्यू थोड़ी है। अगर मुझे डिबेंचर आज खरीदना हो तो मैं इसके लिए कितने पैसे दूँ, या बेचना हो तो कम से कम कितने रुपए बेचूं, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, मुझे रिटर्न कितना चाहिए। तो भाई जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेट इट बी 12% पर एनम। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं सारे कैश फ्लोज को 12% से डिस्काउंट करूंगा और आज की वैल्यू पे लेके आऊंगा कि ये 100 रुपये जो 1 साल बाद का है उसकी आज की वैल्यू कितनी, ये 2 साल बाद का है उसकी आज की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, ऐसे करके ना ये सबको डिस्काउंटिंग करूंगा, इसको भी, और एक वैल्यू पे आऊंगा। और ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगी उस डिबेंचर की आज की प्राइस। बात समझ आ रही। तो ये हम कैपिटल बजटिंग में कर चुके हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये कैश फ्लोज है सारे, इसको डिस्काउंट करेंगे और आज की एक वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या DCF मेथड शॉर्ट में बोला जाता है, जो अपन कर चुके हैं। इसी को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। इन्होंने शेयर के केस में ऐसा बोला कि भाई देखो, आज शेयर की वैल्यू कितनी होगी, कैसे डिटरमाइन करें, फ्यूचर में इस शेयर से हमें क्या मिलेगा उसके बेस पे डिटरमाइन करेंगे। एक शेयर आपको दो चीज़ें देगा, एक डिविडेंड, एक कैपिटल अप्रिसिएशन। ये बात मैंने कल भी बताई थी, ठीक है। तो जो डिविडेंड 1 साल बाद मिलेगा
उसको क्या नाम देंगे, D1। अच्छा, 1 साल के बाद अगर आप ये शेयर बेचोगे तो तभी भी तो उसका कुछ मार्केट प्राइस होगा आफ्टर 1 ईयर, तो उसको क्या नाम देंगे, P1। ये अभी नोटेशन अपन ने देखी थी। अब क्योंकि ये 1 साल बाद का ड्यूरेशन मैंने लिया हुआ है, तो अगर इसको डिस्काउंटिंग करना है तो 1 साल से ही तो डिस्काउंट करेंगे। अब डिस्काउंटिंग किससे होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग रेट, जिसको हम बोलते हैं KE। इक्विटी की बात हो रही तो KE। ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर। समझ आए? तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। आज की डेट में एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइस कितनी होगी वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो MM अप्रोच में उन्होंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच यूज किया, कुछ नया नहीं किया। तो उन्होंने बोला भाई आज की वैल्यू निकालने के लिए ये पता करो कि अगले 1 साल में ये शेयर हमें क्या देगा। तो बोले 1 साल में डिविडेंड देगा और 1 साल के बाद इतने रुपए में बिकेगा। तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी। अब आपकी एक्सपेक्टेशन उस शेयर से कितनी है, कितना रिटर्न आप कम से कम एक्सपेक्ट करते हो, वो आपका KE। तो उस बेसिस पे डिस्काउंटिंग कर लेंगे। एक सिंपल सा डेटा में फ्रेम कर देता हूँ, चलो तो इससे कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। एक पर्टिकुलर शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। इसके ऊपर कंपनी ये बोल रही है कि हम 1 साल बाद 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। बोल दिया कि 1 साल बाद 8 रुपये का डिविडेंड देने वाले हैं। दूसरा ये 1 साल बाद जो इसकी प्राइस होगी मार्केट में वो लगभग 150 रुपये जैसी होगी, 150 रुपीज़ में बिक जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है। अब हमें ये देखना है कि आज अगर ये शेयर खरीदना हो, मुझे एज एन इन्वेस्टर खरीदना हो, तो मैं इसके कितने रुपए दूँ कि इसकी फेयर प्राइस मानी जाए। मैं कितने रुपए में शेयर खरीद लूँ, 1 साल के बाद 150 रुपये में बिकेगा और 1 साल के बाद 8 रुपये डिविडेंड मिलेगा। तो आज कितने पैसे दूँ? तो एज एन इन्वेस्टर मैं सोचूंगा कि मुझे रिटर्न कितना कमाना है। तो फिर मैंने सोचा कि यार देखो, अगर मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करूंगा ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कम से कम 15% पर एनम तो रिटर्न कमाऊँ। तो आज मुझसे इतने पैसे ले लो कि 1 साल बाद जब मुझे 8 रुपये और 150 मिले, 158 रुपीज़ मिले, तो मेरा ना 1 साल में 15% रिटर्न निकला है। समझ आ रहा है? तो कैसे गिनूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा। भाई मुझे मिलने क्या वाला है, मुझे 8 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है और 150 रुपये शेयर बेच के मिलेंगे। तो टोटल कलेक्शन कितना आएगा, 158। कब आएगा ये, 1 साल के बाद। बट मुझे तो इसकी आज की वैल्यू चाहिए। आज की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द असेट, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशन कितनी है, 15%। और क्योंकि 1 साल का होराइजन है तो ऊपर तो वन ही आने वाला है। समझ आया? तो इससे मुझे जो वैल्यू मिलेगी ना, वो होगी आज की शेयर की आइडियल प्राइस। आप कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, निकाल लो। इसलिए मैंने ना आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले पढ़ाया था। अगर मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करता तो ये सब बातें अभी आपको रटनी पड़ती, बाउंसर जाता। देखो कितना हो रहा है, 137.39। आई सबकी वैल्यू। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आपको ये शेयर इतने अमाउंट से महंगा मिल रहा है, आज मैं बोलता हूँ 140 में ले लो, मत लेना। 140 में लोगे ना तो आपका 15% रिटर्न नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। और मैं बोल रहा हूँ काम करो, मुझसे शेयर है ना 120 रुपये में ले जाओ यार, तुरंत उठा लो। क्योंकि अगर आपने 137.39 में मुझसे खरीदा तो आपका 1 साल में 15% रिटर्न निकल रहा है। और अगर इससे कम में खरीदा तो आपका रिटर्न ज़्यादा निकलेगा, सस्ते में मिल रहा है ना। 137 खर्च करोगे ना, 158 कमाओगे, उसमें 15% का रिटर्न है आपका। लेकिन 137 के बदले 125 में मिल जाए तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही? तो दिस इज द आइडियल प्राइस एज पर द MM अप्रोच और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। इससे महंगा मिले तो मत लेना, इससे सस्ता मिले तुरंत उठा लेना। बात समझ आ रही? तो ये वैल्यूएशन वाली बात हो गई। अब देखो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, उससे भी तो चीजें बदलती है ना। आप बोले नहीं सर मेरे को 12% रिटर्न चलेगा, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या होगा, बोलो। प्राइस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, गिनो इसको। बढ़ गया ना प्राइस। मतलब पता है क्या है, अगर 141 में मिलेगा ना तो भी चलेगा, तो 141 पे खरीदूंगा तो 12% तो कमा ही लूंगा। बट 15 कमाना है तो 137 से ऊपर नहीं दूंगा। समझ आए? उससे और सस्ते में लेने जाऊंगा तो रिटर्न बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में उन्होंने यही कैलकुलेट किया जो हमने कैपिटल बजटिंग में किया था। ये हो गया आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट टूडेज प्राइस। MM अप्रोच में उन्होंने ये फॉर्मूला और ये अप्रोच यूटिलाइज किया। इतनी बात समझ आई? आपको कुछ लिखना है, फॉर्मूला लिख लो, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। अब जो उन्होंने नोटेशंस यूज किए वो सेम ही है, खाली KE के बदले उन्होंने CR लिखा है। CR को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, बाकी पूरा सेम है। आप मॉड्यूल में देखो पेज नंबर 630, उसमें लिखा है।
मैंने ऐसा बोला कि ये डेटा है, मतलब ऐसा है कि एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये, कंपनी की जो डिटेल्स है उससे ये पता चला कि कंपनी 1 साल बाद इस पे 8 रुपये के अराउंड डिविडेंड देगी, और ये शेयर मार्केट में अगर बिकेगा 1 साल बाद तो कम से कम 150 रुपये बिकेगा। अब कोई मुझे शेयर ऑफर कर रहा है कि आप ये शेयर खरीद लो, आज ऑफर कर रहा है। अब मुझे डिसीजन लेना है, मैं खरीदूँ नहीं खरीदूँ, और खरीदूँ तो कितने प्राइस पे। आपने मुझे बोल दिया सर आप बता देना कितने में लेना है, मतलब आपने मेरे पे डिसीजन छोड़ दिया। अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ? तो मैं देख रहा हूँ कि 1 साल के बाद ये शेयर मुझे 8 रुपये डिविडेंड देगा, 150 रुपये का प्राइस देगा, तो 158 तो हाथ में आएगा। अब मुझे इसमें से कमाना भी तो है। अब मैं लमसम गिन लूँ कि चल 158 आएगा, 150 में ले लेता हूँ, 140 में ले लेता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। बट उसमें मेरा रिटर्न कितना निकला, तो एक एक्सपेक्टेशन तो होती है ना। आप कहीं पैसा लगाते हो तो आप परसेंटेज में गिनते हो ना, क्या इसमें कम से कम 10% तो मिलना चाहिए, 12% तो मिलना चाहिए। अब क्योंकि इक्विटी है, रिस्क फैक्टर है, 150 आएगा उसकी गारंटी थोड़ी ना है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, मैं 15% रिटर्न का मार्जिन लेके चलता हूँ तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने ये गिना कि अगर 1 साल बाद मुझे 158 मिलने वाला है, इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड इंक्लूडिंग प्राइस, और 15% की एक्सपेक्टेशन में रख के चल रहा हूँ, तो मैं कितने पैसे आज इसके लिए खर्च कर सकता हूँ तो फिजिबल है। तो डिस्काउंटिंग करके मेरा आंसर आया 137। तो 137 रुपीज़ में मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, ये मैंने आपको ऑफर दे दिया। अब अगर आप इतने बेचते हो तो मैं एक बार 15% का मार्जिन लेके चल रहा हूँ। अगर आप बोलते हैं नहीं सर 137 में तो नहीं देना है, कम से कम 142, तो भाई 142 में अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरा मार्जिन कम हो जाएगा। गिन लो, चलो एक काम करो, अगर ये शेयर 142 में खरीदते हो आप तो फिर मार्जिन कितना निकलेगा? क्वेश्चन बन गया ना, और क्या। 142 का मतलब क्या, P0 आपको दे दिया, P0 142, मतलब आप बोल रहे हो सर 142 से नीचे नहीं बेचेंगे, बाकी डेटा सेम है, डिविडेंड 8 रुपये और तब मिलेगा 150। और अब इसमें इस सिचुएशन में मेरा रिटर्न कितना निकला, अगर मैं 142 आपको सच में पे कर देता हूँ, 15% तो निकलेगा नहीं, कुछ कम ही निकलेगा। अब कितना निकल रहा है वो गिनो, फॉर्मूला है आपके सामने। अब ये आपका वाला गेम हो गया, फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो। फॉर्मूला इज ऑलवेज द फाइनल स्टेप, कंक्लूजन, कि बार बार सेम चीज सोचनी ना पड़े, इसके लिए फॉर्मूला है। बट फॉर्मूला कहाँ से आया वो तो सोचना पड़ेगा ना। फॉर्मूला में क्या होता है, एक मिसिंग फैक्टर होता है, बाकी सब दिया हुआ होता है, रख दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। वही करना है यहाँ पे भी, सेम चीज है, गिन के बता दो के ई कितना आ रहा है। बोलो, आया कुछ? 11%, बाकी सबका क्या नहीं, कुछ तो आंसर आया होगा क्या? 11, बाकी अब करो ना, क्यों नहीं कर रहे? फॉर्मूला में तो रखना है खाली, आंसर तो निकालो खुद से। ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? इतना ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस के ई 158 डिवाइड बाई 142 कितना होता है, करो। फोन में भी हो जाएगा ये तो, अगर कैलसी नहीं है तो कैलसी लाया करो, एफएम का सब्जेक्ट है। करो, डिवाइड करो, 158 डिवाइड बाई 142 कितना हो रहा है? 1.1126। हाँ,
सही है ना, फिर उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज कितना है 11.26। 11.26 सही है। तो ये हो गया आपका रिटर्न। तो अगर आपने 142 में खरीदा ना तो आपको रिटर्न सिर्फ 11.26% ही मिलेगा। बात समझ आ रही है? बोलो, क्लियर हुआ? तो इसमें से फिर आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, फिर तो कोई फर्क ही नहीं है। अब ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ो। हाँ, क्योंकि एमएम अप्रोच तो अभी शुरू होगा, अभी तो अपन सिर्फ फॉर्मूला समझ रहे हैं कि उन्होंने डिस्काउंटिंग मेथड यूज किया है, बट उनके अप्रोच में वो क्या कर रहे हैं वो अभी तो समझाना बाकी है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं अब एमएम अप्रोच क्या बोलता है। एमएम अप्रोच ये बोल रहा है डिविडेंड कितना भी बांटो, D1 कुछ भी हो, फर्म की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, पर शेयर प्राइस पे फर्क पड़ सकता है, टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन पे फर्क नहीं पड़ता। ये एमएम अप्रोच बोल रहा है। अब इसके लिए डेटा चाहिए तो मैं डेटा सीधा इलस्ट्रेशन में से ले लेता हूँ। आप देखो इलस्ट्रेशन सेकंड पेज 632 पे। फर्स्ट नहीं, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला फिर आप ट्राई करना, सेम ही है दोनों, बट प्रेजेंटेशन सेकंड का बेटर दिया हुआ है, फिर आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैं वो यूज कर रहा हूँ, राम कंपनी वाला जो है। ठीक है, चलो राम का नाम लेके शुरू करते हैं, शायद समझ आ जाए। चलो ध्यान दो। तो राम कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%। बस था ना यहाँ पे डेटा, इधर से देख लेते हैं। ये देख लेते हैं क्या हुआ। कैलसी तो लेके आया करो, शेयरिंग में यूज करते हो। अच्छा तो ठीक है, वे कैलकुलेशन खुद नहीं करोगे तो हाँ हाँ कर लोगे, हाँ सुन लिया समझ आ गया, घर जाके सॉल्व करोगे फिर पता नहीं चलेगा। हाँ फोन में भी यूज कर ही सकते हो वैसे, बट वो ये 1/ke वाले में से प्रॉब्लम होती है, वो सब चीज़ें कैल्सी में ही चाहिए होती है, हाँ फील नहीं आता है। चलो देखें, हाँ सम में देख लो क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन रेट 12%। बातें नहीं, अब डेटा पे ध्यान दो। तो आपको के दे रखा है 12%, ठीक है। इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 30,000 शेयर्स सेलिंग एट ₹100 ईच। तो फेस वैल्यू 100 बोलिए, अच्छा सेलिंग भी 100 ही है ना, मतलब ये P0 है। आज जो आपका शेयर बिक रहा है कितने बिक रहा है, 100 रुपये में, तो दिस इज P0। डेटा समझ में आना चाहिए, इसका कुछ काम नहीं। हाँ वो बात है, इसलिए तो मैं डेटा पे फोकस कर रहा हूँ, डेटा समझो पहले। शेयर की क्वांटिटी है 30,000 जो एग्जिस्टिंग है, अभी 30,000 शेयर मार्केट में ऑलरेडी घूम रहे हैं इनके। अब बोल रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे 6 रुपए, कंटेम्पलेटिंग मतलब करने का सोच रहे हैं, तो फिर वो D1 हो गया ना, जो कर दिया वो D0 है। लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था, पे कर चुके हैं, पर देने वाले हैं तो वो D1 हो गया एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर ही बोला है। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 3 लाख रुपीज एंड अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख। मतलब इनके पास ना रिटेन्ड अर्निंग्स या जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आया ना इस साल या इस साल आएगा, 3 लाख रुपए कमाएंगे। तो 3 लाख कमाएंगे तो वो पूरा री इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसमें से कुछ डिविडेंड दे सकते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें 6 लाख रुपए इनको जरूरत है फंड्स की। तो बेटर ये 3 यूज कर लो, बाकी के 3 बाहर से ले लेना, यही है। बट अगर इसमें से कुछ डिविडेंड देना पड़ा तो फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो और बाहर से ज्यादा उठाना पड़ेगा, फिर वैसी बात हो जाएगी। तो आगे देखते हैं क्या बोला है। शो दैट अंडर MM assumptions the payment of dividend does not affect the value of the firm. How many new shares issued and what is the market value at the end of the year. तो बोल रहे हैं कि भाई आप प्रूव करो MM अप्रोच के हिसाब से कि डिविडेंड कितना भी दो टोटल वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। तो वो हमें कंपैरिजन करके देखना है। अब देख लेते हैं, दो सिनारियो ले लेते हैं, एक जहाँ पे हम डिविडेंड दे रहे हैं और दूसरा जहाँ पे हम डिविडेंड नहीं दे रहे। तो एक पॉइंट पे ना आपका D1 क्या होगा, वही 6 रुपए जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, और दूसरे पॉइंट पे D1 होगा 0। और फिर हम दोनों केस में फर्म की टोटल वैल्यू निकाल के देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। तो चलो कैलकुलेशन देखते हैं। पहला अप्रोच डिविडेंड वाला, D1 इक्वल टू 6 रुपीज। आपके पास जो डेटा दे रखा है
उसमें क्या मिसिंग है? आज का प्राइस तो दिया हुआ है ना P0, तो मैं वो भी एक बार लिख देता हूँ। P0 कितना दे रखा है? 100 रुपये। और KE इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन 12% पर एनम, ये सब दिया हुआ है। अब अगर D1 6 रुपीज है, P0 दे रखा है, KE दे रखा है, तो इस बेसिस पे अपन P1 निकाल सकते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से तो वही मिसिंग है ना। फॉर्मूला क्या था आपका? P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE रेज टू 1, ये फॉर्मूला था ना। अब इस फॉर्मूला में सारी डिटेल दे रखी है। मिसिंग फैक्टर क्या है? P1 प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि वैल्यूएशन उसी बेसिस पे होगी। नए शेयर इशू करने पड़ेंगे तो उसका भाव तो पता होना चाहिए ना, कितने रुपए पे इशू करने हैं। एक बार P1 निकालो, आगे की स्टोरी समझाता हूँ। P0 है आपका 100, आ गया 106। डिविडेंड प्लस P1 1.12 है ना, ये होगा। P1 फाइंड करना है। आप फॉर्मूला एक ही रखो। ये लोग पता है क्या करते हैं, फॉर्मूला को ना वो इंटरचेंज कर देते हैं। अब इसमें से P1 चाहिए ना, तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर P1 इज इक्वल टू, अब वो पता है क्या होगा, P0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस KE, फिर उसमें से D1 माइनस हो जाएगा, माइनस D1 ऐसा। बोले यार ये क्या था, अभी ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं बैठा, दूसरा ले आए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस माइनस किया, मत करो ना, क्या जरूरत है। एक फॉर्मूला ध्यान रखो, आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। वास्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन किसको कहाँ रखा हुआ है, आपको आंसर से फर्क पड़ता है। तो P1 तो यहाँ से भी निकल आएगा, सेम ही आने वाला है। तो इसको इसमें इंटरचेंज करके इसको ऐसे लर्न करना नेसेसरी नहीं है। आप एक फॉर्मूला याद रखो, वो इनफ है। इसमें से निकाल लो P1 कितना आया, 6 रुपये, 106 रुपये, 106 रुपये आ गया P1। सबका आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। तो P1 आ चुका है 106। मतलब अभी आप जो भी नया पैसा उठाओगे मार्केट से, उसमें 106 रुपये का भाव रहेगा एक शेयर का। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको ये काम करना है। अब देखो आगे का डेटा, इसमें इन्होंने आगे ये बोला, ये चीज़ हटा देता हूँ। हाँ, इसमें इन्होंने आगे ये बोला कि भाई देखो हमारे पास ना एक साल के एंड में रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम पे आने वाला है, या रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मैं प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर देता हूँ, नेट इनकम जो इन्होंने बोला है। नेट इनकम के नाम पे हमारे पास आने वाला है 3 लाख रुपया, समझ आए। बट हम पता है डिविडेंड पे आउट वाला ऑप्शन यहाँ पे इवेलुएट कर रहे हैं, तो जो नेट इनकम आएगी उसमें से डिविडेंड देना पड़ेगा। बात समझ आ रही, ध्यान से समझो। 3 लाख रुपए साल के एंड तक कमाएंगे, नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस PAT, बट डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा। तो डिविडेंड का पैसा इसी में से तो जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट कितना होगा, मुझे टोटल वैल्यू बता सकते हो, डेटा आपके सामने है, भले क्वेश्चन वापस पढ़ लो। मुझे ये बताओ डिविडेंड टोटल कितना पे होगा इस सिनारियो में, आप क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, मुझे एब्सोल्यूट टोटल नंबर चाहिए कि डिविडेंड के नाम पे इसमें से कितना पैसा जाएगा। कुछ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है सामने जिसमें से पता चले? है। डिविडेंड कितना दिया, कैसे गिनेंगे, पर शेयर कितना डिविडेंड दे रहे हो, यही होता है। वो तो लिखा है ऊपर, बोला 6 रुपये। और शेयर कितने हैं? 30,000। आ जाएगा आंसर कितना, 1,80,000। 30,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स है, और सबको प्रॉमिस किया है 6 रुपये डिविडेंड मिलेगा साल के एंड में। तो कंपनी जो भी नेट इनकम कमाएगी उसमें से डिविडेंड जाएगा ना, कितना जाएगा, 1,80,000। बात समझ आई। बचेगा कितना, 1,20,000। इसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, क्लियर है। अब आगे की स्टोरी, कंपनी को नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए चाहिए फंडिंग। कितना फंडिंग चाहिए, 6 लाख रुपए। हाथ में कितना बचा है, एक 20। बाकी का उठाना पड़ेगा मार्केट से। कितना उठाना पड़ेगा, 480। तो देखो जो प्रपोजल है, प्रपोजल में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो चाहिए 6 लाख रुपए, और आपके पास हाथ में सिर्फ एक 20 बचेगा, क्योंकि डिविडेंड तो देना है। तो बाकी का आपको मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। तो और जो फंड रेजिंग होगा ना, फंड्स टू बी रेज्ड, वो कितना होगा, इसका डिफरेंस 4,80,000। सही है, 4,80,000 रुपये और मार्केट से उठाने पड़ेंगे, तब जाके हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब ये सब कुछ आज से 1 साल बाद होने वाला है ना, बात वही हो रही है। 1 साल के बाद 3 लाख की इनकम आएगी, 1 साल के बाद 6 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देंगे, फिर बचेगा कुछ पैसा, फिर 1 साल के बाद तभी हमें नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसमें 6 लाख रुपये लगेंगे। तो ये सब रिक्वायरमेंट हमें फर्स्ट ईयर के एंड पे है, आज 0 पॉइंट पे नहीं, ये वैसी बात हो रही है। अब 4,80,000 रुपये चाहिए,
कहाँ से लाऊं? शेयर इशू करके, यही होगा। शेयर इशू करेंगे तो कितने रुपए पे इशू करेंगे? कुछ प्राइस गिना आपने, शेयर कितने रुपए का होगा 1 साल के बाद? P1 कितना निकाला आपने? 106। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखो, जो भी फंड रेजिंग होगा, मैं फॉर्मूला हटा रहा हूँ, जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी फंड रेजिंग होगा, मैं क्या करूँगा भाई, 4,80,000 रुपीज़ मुझे चाहिए। 106 रुपये का एक शेयर बिकेगा, इस डेटा के हिसाब से हमने P1 कैलकुलेट कर लिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे वो मालूम पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड डिवाइड करके निकालो ना एक बार, क्वांटिटी नहीं, कितना आ रहा है? 4,80,000 डिवाइड बाई 106, 4,4528 ये आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 4,528, कितने रुपए पे? एक शेयर कितने का इशू किया? 106 रुपये। बात समझ आई? अब इसके बाद आगे की स्टोरी ये है कि ये इशू करते ही हमारे पास फंड्स आ जाएंगे, 4,80,000 आ जाएंगे घर में। 1,20 तो पहले ही पड़े थे, हो गए 6 लाख। अपना काम हो गया, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे। ये सब करने के बाद फर्म की वैल्यू कितनी हुई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, वो समझो। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। सिंपल होता है, कितने शेयर मार्केट में घूम रहे हैं और कितने का एक शेयर है। सिंपल फॉर्मूला यही होने वाला है। अब इसमें हाँ, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी ना। वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अभी एग्जिस्टिंग, ध्यान दो, आफ्टर इशूइंग दीज शेयर्स हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हो गए वो समझो। एग्जिस्टिंग शेयर थे 30,000 और आपने इशू किए 4,528, ये है ना। और एक शेयर कितने का है? 106 रुपये का, यही प्राइस है P1। मल्टीप्लाई करके निकालो वैल्यू, ये दोनों प्लस कर दो, 30,000 प्लस 4,528, राउंड ऑफ कर सकते हैं, 36,60,000 भी कर सकते हैं। इन्होंने वैसे ही किया हुआ, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये रखो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत 50-100 रुपये का फर्क आ सकता है। बात समझ आई? वैल्यूएशन कर ली, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ये पहला अप्रोच हुआ जहाँ पे हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो फर्म की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये एक पार्ट आपका समझो कंप्लीट हो गया, जो MM हाइपोथेसिस अपन कर रहे हैं। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी दूसरा पार्ट भी करेंगे। डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या होगा, वही तो प्रूव करना है कि सेम आंसर आएगा, तभी तो MM अप्रोच सही मानी जाएगी। क्लियर? अब दूसरा अप्रोच देख लो, ये तो लास्ट में सेव कर लेंगे, आपको भेज दूंगा, अभी नहीं लिखोगे चलेगा, पहले समझ लो। दूसरा अप्रोच, डिविडेंड पे आउट 0, करंट प्राइस 100, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, P1 अपने को फाइंड करना पड़ेगा। सेम अप्रोच चलेगा, खाली नंबर चेंज होंगे और कुछ नहीं है। अब देखो मुझे बताओ इस सिचुएशन में P1 क्या आएगा? फॉर्मूला तो आपको पता है ना, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन P1 1 प्लस KE, यही था। P0 100, D1 0, P1 फाइंड करना है और ये आएगा 1.1, यही होगा, 112 होगा। तो यहाँ पे आपका जो P1 आ रहा है इट इज ₹112। यहाँ तक स्टोरी कंप्लीट। आगे देखें नेक्स्ट, अब वो वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। अब अगेन बात ये है कि साल के एंड में जो नेट इनकम आएगी वो तो सेम है ना, 3 लाख रुपए। डिविडेंड के नाम पे कुछ पे करने वाले हो क्या? अजम्पशन लिया ना, डिविडेंड नहीं देंगे तो पूरा पैसा अपने हाथ में ही रहेगा ना। रिटेन्ड अर्निंग के नाम पे भी 3 लाख बचेगा। अच्छा, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है न्यू इन्वेस्टमेंट, वो कितना है? 6 लाख रुपए। तो और एडिशनल फंड्स कितने चाहिए? 3 लाख चाहिए। तो इस बार जो पैसा रेज करेंगे उसमें एडिशनल फंड्स में सिर्फ 3 लाख की जरूरत है। अब 3 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? शेयर बेच के। एक शेयर कितने का बिकेगा? 112। समझ आ रहा है? तो सीधा डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई प्राइस P1,
दैट इज 112, 2678, ये हो गए नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 2678, कंप्लीट। पता चल गया कितने शेयर इशू करने हैं, कितना पैसा रेज करना है। अब वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ फर्म, आपको फॉर्मूला तो पता ही है। पहले शेयर कितने थे हमारे पास 30,000, और कितने इशू किए 2678, और एक शेयर कितने का 112 रुपए का। निकालो वैल्यू। हाँ ऐसे बोला करो, 3659 में समझ नहीं आती, 36,59,000 वो सही रहता है। बोलो आ रहा है ये 20-30 रुपए का फर्क है, ज़्यादा नहीं है, मोर और लेस सेम आया। तो एमएम अप्रोच में जो ये अजम्पशंस लिए गए उसमें उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आप डिविडेंड कुछ भी दो, ये वैल्यू फाइनली सेम आएगी। आपका प्राइस पर शेयर जो है ना वो वेरी करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि वो तो डिविडेंड पे डिपेंड करता है, बट पर शेयर प्राइस वेरी करेगा, ओवरऑल वैल्यू वेरी नहीं करेगी। चलो वीडियो चालू है ना? नहीं कोई नहीं, डन है, कोई बात नहीं, देख लेता हूँ, एंड ही होने वाला है अपना ऐसे। हाँ ये क्लियर है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन? डन। तो देखो वैल्यूएशन दोनों मेथड्स में सेम है। डिविडेंड आप 6 रुपीज़ पर शेयर दे रहे हो, 0 दे रहे हो, डजेंट मैटर। अच्छा बोले सर ये तो एकदम एक्सट्रीम एंड ले लिया ना, 6 और 0। अगर मान लो हम डिविडेंड 2 रुपये देते तो बोलो आपको क्या लगता है इस वैल्यू में फर्क पड़ता? कैलकुलेट करके देखो, चलो ट्राई करो, करते हैं ना अपन, पॉइंट ऐड कर लेते हैं ना, देखते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। अगर एमएम अप्रोच यूनिवर्सल है तो फिर तो किसी भी डिविडेंड के पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 6 रुपये डिविडेंड भी तो क्वेश्चन में दिया था ना, 6 के बदले अगर 2 रुपये दिया होता तो वो कैलकुलेट करके देखते हैं। देख लो नया पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं, D1 2 रुपीज़, KE 12%, अच्छा और P0 दे रखा है ना, P0 कितना है 100। हाँ ये आपका डेटा है, चलो हाँ आप ही कैलकुलेट करके वैल्यूज बताओ। P1 110, अब क्या करोगे? अब वो देखना पड़ेगा ना नेट इनकम कितना है, डिविडेंड कितना दिया है ना, अपने पास फिर रिटेंड कितना बचा, फॉर्मेट तो वही रहेगा। तो सोचना शुरू करो तो पता चलेगा, नहीं तो मैं अकेले सॉल्व करता रहूँगा। देखो नेट इनकम अपनी कितनी है 3 लाख रुपए, और डिविडेंड के नाम पे कितना दे दोगे? 30,000 शेयर, 2-2 रुपए का डिविडेंड, तो वैल्यू कितनी 60,000 पे करेंगे ना। तो 60,000 आप पे कर दो, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम पे बचा 2,40,000, सही है। चलो अब रिटेन्ड अर्निंग्स में बचा 240, अपने को न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल चाहिए 6 लाख रुपए, तो डिफरेंस का जो रेज करना पड़ेगा वो आएगा 360, ये फंड्स चाहिए मुझे, ठीक है। अब 3,60,000 अगर मुझे रेज करना है तो एक शेयर के प्राइस के हिसाब से 3272 शेयर्स है ना, एट ₹110 ईच, यही होगा। बस अब देख लो वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लो। एग्जिस्टिंग शेयर 30,000 प्लस न्यू शेयर 3272, एक शेयर 110 रुपए का, करो। हाँ वही 20-30 रुपए का फर्क आ रहा है, वो तो राउंडिंग ऑफ में होता है, यहाँ पे होता है वो। क्यों ये जो 20-30 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है ना, वो ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये शेयर आपके कुछ ना कुछ पॉइंट में आ रहे होंगे, आप राउंड ऑफ कर रहे हो, उसका डिफरेंस आ रहा है, वो भी 36 लाख में 30 रुपए, वो आने ही वाला है पॉइंट की वजह से। और शेयर पॉइंट में इशू नहीं होते तो वो राउंडिंग ऑफ होगा, बट मोर और लेस वैल्यू जो है ना चेंज नहीं हो रही। आपने डिविडेंड 2 रुपये दिया ना तो भी वैल्यू सेम है, तो ये आप 2 रुपये डिविडेंड दो, 5 रुपये दो, 1 रुपया दो, मत दो, 6 रुपये दो, कुछ भी करो वैल्यू सेम रहेगी। वो पॉइंट प्रूव हो गया, इसलिए मैंने वो ऐड करा दिया, समझ आया? हाँ सही बोला तभी तो अपने पढ़ रहे, गलत बोला होता तो पहले भगा देते ना इनको। बोलो कुछ कंफ्यूजन? अब ध्यान दो, सुनो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है पेज 630,
वो आपके लिए सेम सम होमवर्क। प्रेजेंटेशन उनका मत देखना, प्रेजेंटेशन जो इस सम में अपन ने किया ना वो तो बेस्ट है, और इनके सॉल्यूशन में भी जो इस इलस्ट्रेशन में जो प्रेजेंटेशन है टेबल वाला वो सही है। तो आप प्रेजेंटेशन मत देखो, आप सिर्फ मैंने जो समझाया ना उसी तरीके से प्रेजेंट करो और आंसर लाओ। आप देखो आपका सम बनता है कि नहीं। ये तो रिपीट करना ही पड़ेगा आपको घर पे एक बार। मैंने जो करवाया वैसे प्रेजेंट करो, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन। उनका प्रेजेंटेशन देखने मत जाना, रिलेट हो जाएगा लेकिन उसको समझने मत बैठना, उसकी जरूरत नहीं। आपको मैंने बता दिया ना कौन से फ्लो में जाना है, आप सम ऐसे ही करो। तो ये सम एक बार रिपीट कर लो, और इसके पहले वाला इलस्ट्रेशन पेज 630 पे है, वो आप घर पे ट्राई करो, देखो कितना बनता है। ऐसे तो टोटल है ही 3, तो तीसरा वाला भी सेम ही है, कर सकते हो। हाँ 633 पे 3 ही सम है ना, एक करा दिया, बाकी के 2 आपको दे रहा हूँ, ट्राई करके आओ बस। बाकी फिर जो वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल है वो तो अपने कल स्टार्ट करेंगे, और पीछे एक्सरसाइज वाले सम लास्ट में देख लेंगे अभी, और उसमें से होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। पहले ये तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, वो लास्ट में देख लेंगे। ये रिपीट करना है, 2 और करना है, टोटल 3। ठीक है बस, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया? हाँ वो ले लो, वो मेन है।